Shall I start? हाँ जी, हाँ जी। Hello everyone, good morning to all. कैसे हैं आप सब लोग? I think आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। मैं जैसी रेट मंजू जायसवाल आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की जो ये वर्कशॉप है उसे रूबरू कराने के लिए वर्कशॉप ये जो हमारी वर्कशॉप है वो JCI दुर्ग भिलाई के द्वारा संचालित है। तो इस संस्था के चैप्टर्स, इसके ट्रेनर्स और करियर संबंधी कुछ बातों से इंट्रोड्यूस करेंगे। JCI यानी जूनियर चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल इंडिया सक्रिय युवाओं का एक ऐसा संगठन है जिसका मूल मंत्र है हम बेहतर बनेंगे तो समाज बेहतर बनेगा। इसमें जो हमारे युवा सक्रिय जो युवा लोग हैं वो सब मिल करके एक कुछ आयोजन के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनका प्रभाव हमारे सामाजिक विकास में। JCI की स्थापना सबसे पहले 13 अक्टूबर 1915 को सेंट लुइस के अमेरिका में रहने वाले हेनरी गसेनविया के द्वारा हुई और उसके बाद भारत में सबसे पहली शुरुआत कोलकाता में हुई 1949 में। बच्चों आज 130 देशों से भी ज्यादा 10,000 से भी अधिक JCI के चैप्टर्स हैं। इसके अलावा 75 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों के साथ मिल करके विश्व को बेहतर बनाने का काम JCI संस्था के द्वारा किया। बच्चों अब आप बोलेंगे कि JCI करता क्या है, JCI का मिशन क्या है? JCI का मिशन, am I audible ना? यस भाभी जी। मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ। हाँ जी। यस, मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है। JCI का मिशन है to provide development opportunities that empower young people to create positive change. जो युवा लोग हैं उनमें सकारात्मक विकास लाने के लिए सामाजिक विकास करने का कार्य JCI के द्वारा किया जा रहा है। JCI अपने ट्रेनिंग, अपने सेमिनार, अपने वर्कशॉप, अपने ग्रुप्स के द्वारा सामाजिक विकास का कार्य करता चला आ रहा है। और आज जो ये आज कार्यक्रम है हौसलों की उड़ान, उन्हीं में से एक ऐसा कार्यक्रम है। अब मैं हौसलों की उड़ान के बारे में बताऊंगी। हौसलों की उड़ान भी JCI दुर्ग भिलाई के द्वारा संचालित है, जो कि लगभग पिछले 7 सालों से निरंतर आयोजित की जा रही है। ये उन बच्चों के लिए है जो करियर के पहुंचने के पड़ाव पर है या करियर के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये जो हम लोग का हौसलों की उड़ान का जो कार्यक्रम है वो लगभग पिछले कुछ सालों से हम लोग विभिन्न स्कूलों में जाकर के इसका आयोजन करते थे, लेकिन आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कोरोना पीरियड को देखते हुए हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सब मिल करके घर पर बैठ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। पड़ाव, जो करियर का जो पड़ाव है इस पर आते आते जब बच्चों को एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, एक सही समय पर जो मार्गदर्शन की जरूरत होती है, वे अपना जो करियर जब सोचते हैं तो उनको बहुत सारा स्ट्रेस होता है पढ़ाई के प्रति, वो टाइम को कैसे मैनेज करें। इन्हीं सारी बातों पर जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, बारीक बातें हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर हैं। तो हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं, जो टीम के ट्रेनर्स हैं, वो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए मैं टीम के जो लीडर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगी। वैसे तो हमारी जो ये टीम है लगभग 7-8 टीम, कम से कम 7-8 टीम मिल करके इस उद्देश्य को अंजाम देती है। और आज आपके सामने जो टीम हम आयोजित कर रहे हैं आपसे, इस टीम का नाम है साकार, जिसकी टैग लाइन है सपनों को दे आकार। सपनों को दे आकार मीन्स आप जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारा फ्यूचर है,
आप जो करियर, अपना जो प्रोफेशन जो चुन रहे हैं, उसके बारे में आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप किन किन पड़ाव से होकर गुजरेंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उनको आप कैसे आकार दें, इसी के लिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है सपनों को दे आकार। बच्चों, सबसे पहले जो हमारी साकार टीम के मेंटर हैं, मैं उनसे परिचय कराना चाहूंगी। बहुत ही सजग, अपने अथक प्रयासों में लगातार अनवरत और साथ ही साथ युवा पीढ़ी के लिए अपना बहुमूल्य समय कई सालों से देते आ रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करने के लिए बोलूंगी आप लोगों से, जेसी अनिल बल्लेवार जी। उसके बाद मैं अपनी टीम के जो लीडर हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम ट्रेनिंग आयोजित कर रहे हैं, जेसी कर्मेंद्र त्यागी जी, बहुत ही प्रतिष्ठित शहर की बहुत प्रतिष्ठित IIT जोन में फिजिक्स की क्लासेस लेते हैं, बेहद संजीदे, लगन और कार्य के प्रति बेहद समर्पित। टीम की जो दूसरी ट्रेनर है, वो भी बहुत ही एक्टिव, सजग और एक आप बोल लीजिएगा एक स्मार्ट लेडी, जेसी रेट नीतू बंसल जी। और सबसे लास्ट में मैं छोटी जो सदस्य हैं, उनका ना जो जिनको आप अपना साथी भी मान सकते हैं, वो अभी फिलहाल वो 12th PCM की छात्रा हैं। आप आगे उनसे मिलेंगे, बेहद एक्टिव, बहुत ही ऊर्जावान, एनर्जेटिक। आगे मैं उनके बारे में बताऊंगी, तो आप उनसे भी रूबरू होंगे। और फिर लास्ट में मैं अपने आप को कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरा नाम जेसी मंजू जायसवाल है और मैं बाय प्रोफेशन एक स्कूल में, एक रेपुटेड स्कूल में टीचर हूँ। तो ये हो गई मेरे जो टीम के बारे में जानकारी। और अब आते हैं आज के मेन पॉइंट पर, जिसके लिए हमने आज की ये कार्यशाला आयोजित वर्कशॉप जो है आयोजित की है। बच्चों, अभी तक आप लोग बुनियादी शिक्षा ले रहे थे। अभी बुनियादी शिक्षा के साथ साथ आप वोकेशनल शिक्षा की ओर भी धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। अब आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जहां इस मोड़ पर जब आप खड़े हैं, जहां आपको अपने करियर के प्रति सोचना है, आपको ये सोचना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो ये करियर, जो करियर है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू स्पेंड वर्किंग। करियर यानी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, सर्विस, जॉब आदि के नाम से हम बोलते हैं, है ना। डेफिनेटली करियर इज अ जॉब that someone does for a long period of their life for earning food and shelter, right? बच्चों, हम लोग के समय में, जब पहले का समय था, कुछ निश्चित प्रोफेशन हुआ करते थे। जैसे हमारे पेरेंट्स जो थे वो भी कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। हम भी बच्चों से पूछते थे, जैसे कि बट बेटा बड़े होके क्या बनोगे? बच्चा तुरंत बोलता था मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या कोई बोलता था टीचर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, या ज्यादा से ज्यादा हो गया तो मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा। इस तरह से कुछ कन्वेंशनल जॉब्स होते थे जो बच्चे बताते थे, और हमारे पेरेंट्स भी कुछ ज्यादा जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। लेकिन आज आप लोगों के समय में, आज के इस मॉडर्न युग में, गूगल और इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज आप ये देख लीजिए कि आइसक्रीम की टेस्टिंग से लेकर के नेटफ्लिक्स पर जो एपिसोड रिलीज किए जाते हैं, उनको रिलीज होने से पहले जो रेटिंग देने का जो कार्य होता है, उसमें भी एम्प्लॉइज होते हैं, उसमें भी करियर है। इवन हमारे फेंके हुए कचरे में भी करियर है। उसको रिसाइकलिंग से लेकर के रोड बनाने तक में जो भी कार्य होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो उसमें भी करियर है। आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस है। आप मतलब ये नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है तो उसके लिए कोई करियर ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस है, जिसकी आप आपके दैनिक जीवन में जो भी आप सामने देख रहे हो, उसमें से आप देखिए कि क्या क्या आप कर सकते हो, आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं।
क्या स्किल्स हैं आपकी। आप चाहे तो आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप लेखन में अच्छे हैं तो राइटिंग के क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन यूट्यूबर में भी देखिए, यूट्यूबर बन सकते हैं, और न जाने कितने सारे। बस आपको जरूरत क्या है, आपको अपनी जो आपने फील्ड सोचा है उसके बारे में आप ध्यान से सोचिए कि क्या आप उसके लिए एबल हो, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपका पैशन क्या है। हाँ बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को ही समझ लेते हैं कि मुझे इसमें इस फील्ड में जाना चाहिए। ये एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बाद में डेवलप होता है। सबसे पहले आपको जो आप करियर चुनने वाले हैं उसकी पूरी जर्नी को आपको समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे मुझे आज लेखन में इंटरेस्ट हुआ, मैं आप लोगों की एज की हूँ, मुझे लेखन में इंटरेस्ट हुआ, लेकिन मैं जब मुझे समय मिलता है तो मैं उसको अपनी कविता के रूप में, अपने गद्य के रूप में, अपनी पोइट्री के रूप में, कैसे भी करके मैं उसमें कागज में उतार देती हूँ। मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है मान लीजिए, है ना, और मैं गाने का तो म्यूजिक तो सभी को पसंद होती है, मैं कभी कभी जब समय मिलता है तो गा लेती हूँ। लेकिन मुझे ये सोचना है, क्या मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊं, क्या मैं इसमें पूरी तरह से सक्सेस हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, क्या मेरी एबिलिटीज है, क्या मेरा पैशन है, सबसे ज्यादा क्या मैं उस पर समय दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। मुझे जो भी प्रोफेशन चुनना है उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होना है, पूरी तरह से समर्पित होना है। ऐसा नहीं कि आपने आपको आज छोटा सा इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, हॉबीज को आप वो ये मत समझिए कि आपका वो पैशन है, हॉबीज अलग चीज है। तो ये देखिए कि कहानी लेखन जो आप लिख सकते हैं, आप पैशन, आपका ये हॉबी हो सकती है। आपको ये नहीं कि आप उसके लिए आप पूरी लाइफ उसके साथ में बिता सकते हैं, आप उसके लिए टाइम दे पाएंगे। बच्चों, ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत डिफरेंट होती हैं, इसको बहुत समझना जरूरी है। जरूरत है कि आप अपने करियर के प्रति फोकस्ड हो, आप उसकी एबिलिटीज को समझिए, अपने आप को असेस करें। और यदि इससे भी समझ में ना आए, आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सेलेक्ट करूं, तो आपके जो बड़े घर में है, आपके सबसे पहले तो पेरेंट्स आपके बहुत नजदीकी हैं, दे आर लाइक ए फ्रेंड ना। तो सबसे पहले आप उनसे खुल करके बात करिए, उनको बताइए कि आपका पैशन किस में है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज के पेरेंट्स बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है कि नहीं, मैं वो नहीं कर सका तो तुमको वो करना है, ऐसा मुझे नहीं लगता, मेरा मानना है। इसके अलावा आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, आप जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जो आपके नजदीकी हैं, क्लोज्ड है, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, कुछ, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ट्रेनर्स बहुत अच्छा व्यूज देते हैं, आप उनकी राय ले सकते हैं। बच्चा पैदा नहीं होता है, कुछ पेरेंट्स जो है पहले के जो ऐसे होते थे, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। ये आपको सही जो सेलेक्ट करना है, सही समय पर सेलेक्ट करना है, इसके लिए अभी से सोचना होगा। ऐसा ना हो कि 12th पास करने के बाद आप सोच रहे हो तो आपकी हालत कैसी होगी, जैसे ऐसा ना हो कि उसकी हालत आपकी 3 इडियट में जो फरहान कुरैशी की हालत हुई, हालात कुछ कैसे थे ना कि वो उसके पिताजी ने उसको सौंप दिया कि नहीं बेटा, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हो जाओ, लेकिन उसका पैशन किस में था, उसका इंटरेस्ट किस में था, उसका पैशन, इंटरेस्ट और जितनी उसके एबिलिटीज थे, मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड था अपने फोटोग्राफी के प्रति। और जब उसको बाद में लास्ट में जा करके जब फोटोग्राफी में उसका सिलेक्शन हुआ और तब फिर उसका क्या हुआ, वो उसमें कितना सक्सेस हुआ। तो ये होता है कि आप अपने जो प्रोफेशन चुने वो आप अपने मन का, आप जरूरत है कि आप अपने आप को खुद असेस करें, खुद डिसीजन मेकर बनिए अपना। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा काउंसलिंग की जरूरत होगी, आप दूसरों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। अब आपने करियर तो चुन लिया, करियर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कुछ पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 3 स्टेजेस की जरूरत होगी। सबसे पहला आपको गोल सेटिंग की, दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी बैलेंस विद टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा होगा
स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में जो मेरी टीम है, उसके जो बहुत सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि गोल सेटिंग के बारे में आपको बताया जाए, और इसको गोल सेटिंग को बताने के लिए हमारे बीच आ रही है जेसिलेट आरुषि। जेसिलेट आरुषि जो 12th किस्म की छात्रा है, अभी बेहद एनर्जेटिक, बेहद सक्रिय सदस्य हैं हमारे बीच, और उन्होंने इसके पहले भी बहुत सी ट्रेनिंग्स ली है, बहुत से अवार्ड जीते हैं। उनकी जो स्पीच है, उनका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, उससे आप रूबरू होंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ तक कि वो जैस्मिन जैसे जो नेशनल प्रोग्राम है JCI का, उसमें भी अपने फर्स्ट पोजीशन बना चुकी हैं, जहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप उनसे रूबरू होंगे, और उन्होंने JCI को ही नहीं, अपने नेशन को भी एक तरह से गौरवान्वित किया है। तो आप भी अपना सही करियर सही समय पर चुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, एक ना एक दिन आप भी कामयाब होंगे। तो आप सबके बीच में आ रही हैं तो गोल सेटिंग के बारे में बताने के लिए जेसिलेट आरुषि। तो उसको भी तो चाहिए। Hello, am I audible to all of you? Yes, Arushi, yes. Thank Go you, ahead. sir. Thank you. First of all, thanks a lot, Ms. Manju Madam, to give me such a nice opportunity to talk and to interact with such a bright group of students. मैं पहले ही बता दूं आप सभी को कि आप सब ड्यूरिंग दिस सेशन और मेरे सेशन के बाद भी जितने सेशंस होने वाले हैं, प्लीज बी वेरी फ्री टू इंटरैक्ट विद अस इन द चैट सेक्शन। और उसी के लिए एक स्मॉल टेस्ट। अच्छा, पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। माई सेल्फ जेसिलेट आरुषि जायसवाल फ्रॉम JCI दुर्ग भिलाई। एंड मंजू मैम ने आपको मेरा फ्रेंड इसलिए कहा क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 भिलाई। एक स्मॉल टेस्ट लेते हैं सारे DPA साइट्स का। मुझे चैट सेक्शंस में जानना है कि आप सब में से कितनों को गोल सेटिंग के बारे में पता है। आई जस्ट नीड वेरी शॉर्ट आंसर्स कि कितने लोग जानते हैं कि गोल क्या होता है। देखते हैं कि सबसे पहले मुझे सिर्फ 5 आंसर्स चाहिए, 5 to 10 आंसर्स, कि कौन बता सकता है कि गोल क्या होता है। क्योंकि मुझे चेक करना है, लोग कहते हैं वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑफ DPA साइट्स, मुझे चेक करना है कि कितनों को पता है कि गोल क्या होता है। I'm waiting in the chat sections. Please जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए and be very free. कोई भी नहीं? Destination, you know you want to be there. Wow, I received one chat. Okay. और शत्रेश कुमार, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? बिकॉज आपके आंसर से लगा कि यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ओके, दिव्यांश is saying goal is something which we desire to achieve. Wow, I like this answer very much. और yes, I'm a student. Yes, you are a very bright student, I think, because you know what is goal actually. Okay, no more answers. Okay, तो मुझे लगता है कि DPS में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को पता है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि गोल सेटिंग क्या होता है। What is goal setting? Goals are basically like maps. Goals maps की तरह होते हैं जो आपको बताते हैं कि अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है।
Goals are like maps which help you to get to your destination much faster than sailing through aimlessly. अच्छा, इस वीडियो में इस स्टिकर में क्या दिख रहा है कि वो सिम्पसन गोल गोल घूम रहा है, राइट? मैं बताती हूँ कि वो गोल गोल क्यों घूम रहा है। एक दिन बार्ट सिम्पसन शिप में बैठा। उसे कैप्टन ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने कहा चलो। कैप्टन ने फिर पूछा कि सर बट आपको जाना कहाँ है, ये तो बताइए। तो वो कहता है कि आप चलिए ना, आगे जाके डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ जाना है, आप स्टार्ट तो कीजिए। वो उसे 3 दिन लग गए पूरे सी में घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आने तक जहां से उसने शुरू किया था। नेक्स्ट डे वो फिर जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक मैप होता है और उसे पता होता है कि उसे कहाँ किस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। कैप्टन ने फिर पूछा कि बार्ट तुम्हें कहाँ जाना है, तो उसने कहा ये लो मैप, ये है वहां तक पहुंचने का सबसे इजीएस्ट रूट, मुझे जाना है इस सी पोर्ट पर इतने टाइम पीरियड में, अब मुझे ले चलो। उसे 1 दिन लगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और गोल्स किसी तरीके के होते हैं, वो आपको बताते हैं कि अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। ये तो इससे अच्छा है ना कि आप गोल गोल घूमते रहें और वापस वहीं आ जाए जहां से आपने शुरू किया था। इससे तो बेहतर ये है कि आप एक गोल डिसाइड कर लें और उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करना आज से ही चालू कर दें। नाउ व्हाट इज अ गोल इन दिस पिक्चर? लेफ्ट वाला होमर सिम्पसन गोल गोल वैसे ही घूम रहा है जैसे बार्ट घूम रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। और राइट साइड में होमर सिम्पसन पूरी भीड़ से अलग हटके अकेले सीधे डायरेक्शन पर निकल गया, क्योंकि उसे अपना गोल पता है। दिस इज द डिफरेंस कि आपके पास एक गोल नहीं है और एक गोल है। नेक्स्ट, व्हाट इज गोल सेटिंग? Goal setting is the act of selecting a target or objective you wish to achieve. जैसा कि मुझे चैट सेक्शन में किसी ने बताया कि जो टारगेट या जो सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं उसी को अभी आप गोल कहते हैं। गोल सेटिंग is the act of selecting a objective you wish to achieve. Now, what are the types of goal? ऐसा तो है नहीं कि हम अभी से डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे बस डॉक्टर बनना है, नहीं। There are 3 types of goals. First is a short-term goal, second is a mid-term goal, and third is a long-term goal. Short-term goal एक ऐसा गोल है जो आप आज से लेकर आने वाले कुछ हफ्तों तक के लिए डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप सब एक स्टूडेंट हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि मुझे अगले वीकली टेस्ट में 95% से ऊपर स्कोर करना है। ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म गोल। अब आता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आने वाले पीरियोडिकल टेस्ट्स में और साथ ही साथ एनुअल एग्जाम्स में मुझे हर सब्जेक्ट में 95 से ऊपर ही स्कोर करना है। दैट इज माय मिड टर्म गोल। और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल। जरूरी नहीं है कि आप सीधा लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करें, जरूरी है कि आप पहले शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लें, उसके बाद ही मिड टर्म गोल की तरफ आगे बढ़ें। वैसे ही लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जो आप आज से लेकर आने वाले 1 साल या कुछ सालों के लिए देखते हैं या डिसाइड करते हैं। जैसे अभी आपका गोल होगा कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद या फिर मेरे एनुअल एग्जाम्स के बाद मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और वहाँ पे अपनी फर्दर स्टडीज के बारे में फर्दर स्टडीज कंप्लीट करनी है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, और फिर टाइप्स ऑफ गोल्स के बाद आता है वो हाउ शुड बी योर गोल, कि आपके गोल कैसे होने चाहिए। इन दिस एरा, इन दिस स्मार्ट एरा, when a person is smart, wearing a smart neckband, holding a smartphone, wearing a smart watch, I think कि उनके गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से मेरा मतलब है S which stands for a specific, M
which stands for measurable, A, which stands for achievable, R, which stands for realistic or relevant, and T, which stands for timely or time bound goal. अब स्पेसिफिक गोल से मेरा क्या मतलब है? आपने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पर ये आपका स्पेसिफिक गोल नहीं है. स्पेसिफिक गोल इज व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू. आपको पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक सर्जन बनना है, एक फिजिशियन बनना है, एक डेंटिस्ट बनना है या एक गायनोकोलॉजिस्ट बनना है. तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक गोल. सेट गोल्स विद क्लियर एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. जब भी अपना गोल आप सेट करते हैं, एक स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, तो अपने आप से 3 W's पूछिए. व्हाट, वेयर एंड व्हाई. व्हाट मतलब कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या बनना चाहता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड. देन सेकंड इज वेयर. अगर मैं डॉक्टर या एक गायनोकोलॉजिस्ट बन जाता हूँ तो मैं सोसाइटी में किधर स्टैंड करने वाला हूँ, क्या स्टैंड लेने वाला हूँ मैं सोसाइटी में. एंड देन व्हाई, कि मैं डॉक्टर एक गायनोकोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मुझे विलेज एरियाज में जाकर उनकी मदद करनी है जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ. तो दीज आर द 3 W's जो आप तब सोचते हैं जब आप एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करने वाले होते हैं. Then next is measurable. M, which stands for measurable, यानी कि जिसे मापा जा सके. आपको when you decide to have a measurable goal, ask one question to yourself. How will I know that I have reached it? Or how much I have succeeded till now? Is my goal trackable? तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से शुरू किया था और अब आप कहाँ हैं, आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं. मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कर लिए, मैंने अपने नीट एग्जाम्स क्लियर कर लिए, मैंने MBBS भी क्लियर कर लिया. अब मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे मास्टर्स इन मेडिसिन करना होगा, या मुझे MD करना होगा, या मुझे MS करना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. हाउ मच चेंजेस यू नीड टू अकर, क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे. अगर मैंने अपने MBBS की डिग्री के लिए दिन में 6 घंटे पढ़ाई की, तो शायद मुझे अब अपने मास्टर्स के लिए 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे मुझे अपने गोल तक पहुंचने के लिए. देन थर्ड क्वेश्चन इज कि आप अपने आप से पूछिए हाउ मच एक्शंस और साइकिल्स विल इट टेक. और कितना टाइम लगने वाला है, और कितने एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे. अगर मैंने अभी अपने 3 सेमेस्टर्स क्लियर कर लिए, तो मुझे और कितने सेमेस्टर्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को. सो दिस इज हाउ you make sure that your goal is trackable. Now third is A, which stands for achievable or attainable goal. When you think of an achievable goal, you ask a question to yourself, is my goal gettable? क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ? Is my goal achievable? क्या मेरे पास वो सारे resources हैं जो मुझे अपने गोल तक लेकर जाने वाले हैं? क्या मेरे पास वो सारी गाइड्स और रेफरेंस बुक्स हैं जिनकी मुझे मदद लेनी पड़ेगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए? Second question here you ask to yourself is my goal likely to bring success to me? क्या मेरा ये गोल मुझे सक्सेस दिलाने वाला है? Will I am going to achieve success having this goal? Look, I must tell you, जब आप कोई गोल डिसाइड करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा गोल क्यों ना हो, आप उस पर मेहनत करते हैं और उस तक पहुंचते हैं, तो वो भले ही कितना भी छोटा गोल हो, इट विल श्योरली ब्रिंग यू सक्सेस. पर बिकॉज आप इस स्टेज में हैं जिसमें आपको करियर चॉइस करना है और उसके लिए गोल सेट करना है, तो ध्यान रखिए कि वो गोल आपकी एबिलिटीज के हिसाब से हो, आपके रिसोर्सेज से बैलेंस रखे. सपोज आपकी फैमिली ने आपसे कहा कि बेटा, इन माय फैमिली, इन आवर फैमिली देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स,
and you have to be a doctor. I don't know, तुम्हें डॉक्टर ही बनना होगा. आप दोबारा पूछते हैं, आप पापा से हटकर मम्मी के पास जाते हैं कि मम्मी क्या ये जरूरी है कि मैं डॉक्टर बनूं? मम्मी आपको फिर कहती हैं कि यस बेटा ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे फैमिलीज में सभी डॉक्टर हैं एंड यू हैव टू बी अ डॉक्टर. फिर आपके मन में बैठ जाता है कि यार ओके आई हैव टू बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा. इसमें और आई वांट टू बी अ डॉक्टर में बहुत डिफरेंस है. मान लीजिए कि आपने ये गोल अपने दिमाग में बैठा भी लिया, आपने उसके लिए मेहनत भी की, पहुंच गए क्लिनिक तक, लेकिन अपना फर्स्ट डे बिताने के बाद आप सोचते हैं हाँ एक दिन निकल गया, अब जैसे तैसे पूरी जिंदगी निकाल देंगे. तो माय फ्रेंड, दिस इज नॉट व्हिच ब्रिंग्स सक्सेस टू यू. गोल ऐसा डिसाइड करिए जो आपको खुशी दिलाए, जो आपकी एबिलिटीज के हिसाब से हो, जो सच में आपको एक सक्सेसफुल पर्सन होने का एहसास दिलाए when you reach it. So make sure your goal is gettable and easy to achieve the goal. At last, make a list of the requirements to reach your goal. कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, उनकी एक लिस्ट बनाइए and then you proceed. Then third comes realistic or relevant goal. मान लेते हैं इस मतलब when you think about realistic, आपको ये जानना जरूरी है कि यार is it in my power to achieve it? क्या मैं इस गोल को के लिए क्या ये मेरे पावर में है भी? सपोज मैंने डिसाइड किया कि yes I want to be a gynecologist and मुझे aliens को ट्रीट करना है. I want my clinic to be on moon. क्या ये एक वर्ड वाइल गोल है? क्या ये मेरी पावर में है कि मैं चांद पर अपना क्लिनिक खोलूं, आरुषि's क्लिनिक? नहीं, राइट? It is not a worthwhile or a relevant goal. Set a goal that is challenging but possible. गोल ऐसा डिसाइड करिए जो चैलेंजिंग जरूर हो पर पॉसिबल भी हो, आपके हाथों में हो. Then last, we have T, which stands for a timely or time-bound goal. Timely goal means when exactly do you want to accomplish it? मैं कब चाहता हूं कि मेरा गोल पूरा हो जाए, या फिर एक getting a goal, you have to make a perfect balance with time management as well. तो ये तो बहुत जरूरी है कि आपका गोल एक टाइम बाउंड गोल होना चाहिए. आपके पास एक क्लियर डेडलाइन होनी चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए. मैंने एक डेडलाइन रखी कि हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले मुझे 2 महीने छोड़ने हैं रिविजन के लिए और उससे पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है. तो ये क्या हो गई, मेरी एक डेडलाइन हो गई और मैंने उसे किसी स्टिकी नोट पर लिखा और ऐसी जगह चिपका दिया जहां से मैं बार बार गुजरती हूँ. वो एक मिरर हो सकता है, मेरा स्टडी टेबल हो सकता है, मेरी बुक शेल्फ हो सकती है, जहां पर मेरी नजर बार बार पड़े. ये जरूरी क्यों है कि आपकी एक क्लियर डेडलाइन हो? क्योंकि इट रिमाइंड्स यू ऑफ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड प्रॉम्प्ट यू टू हैव अ बेटर टाइम मैनेजमेंट. इसीलिए जरूरी है कि आपका गोल एक टाइम बाउंड गोल भी होना चाहिए. गिव योरसेल्फ अ क्लियर डेडलाइन फॉर अचीविंग योर गोल. मैं चाहूंगी कि आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दें. बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्लीज बी फ्री टू चैट विद अस इन द चैट सेक्शन. तो मेरा क्वेश्चन है कि मीरा wants to be healthy till next month and Sheena wants to lose her weight up to 20 kgs आने वाले 4 महीनों तक to be fit and healthy. I repeat my question. Meera wants to be healthy till next month and Sheena wants to lose 20 kgs till next 4 months.
क्योंकि शी वॉन्ट्स टू बी फिट एंड हेल्दी। तो आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि कौन सा गोल एक स्मार्ट गोल के हिसाब से है। आई एम वेटिंग इन द चैट सेक्शंस फॉर द आंसर्स। प्लीज जल्दी कि कौन सा गोल एक स्मार्ट गोल है। Meera wants to be healthy and say the names again. Okay. Meera wants to be healthy till next month, and Sheena wants to lose her weight up to 20 kgs till next 4 months to be very fit and healthy. Okay, I received 2 or 3. Okay, Sheena. Okay. Yes, Sheena's goal is the smart goal क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक गोल है कि मुझे 20 kgs लूज करने हैं। उसने मेजरेबल रखा है, एक टाइम बाउंड भी रखा है कि मुझे 4 महीनों में अपना वेट लूज करना है। क्यों करना है, और ऑफ कोर्स ये रियलिस्टिक है कि वो कर सकती है। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, आई वांट to achieve good marks in my board exams. Okay, let me name properly. Ram wants to achieve good marks in his board exams, and Shyam wants to get 98% marks in his 12th board exams, which are 6 months from now. Now, which is a smart goal? Shyam's goal is a smart goal. Okay, I received one answer. I repeat my question. फिर से एक बार सुनिए। Ram wants to get good marks in his board exams, and Shyam wants to get 98% marks in his board exams, which are 6 months from now. Which is a smart goal? Ram's goal is not a smart goal क्योंकि उसका goal, yes, Shyam's goal is very smart, right? क्योंकि राम ने डिसाइड नहीं किया है, श्याम ने डिसाइड किया है कि स्पेसिफिकली मुझे 98% से ऊपर ही लाने हैं, मेरे 12 बोर्ड्स के एग्जाम्स में लाने हैं मुझे इस एग्जाम पे, एंड ये रियलिस्टिक भी है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्मार्ट गोल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। दिस वाज जेसिलिट आरुषि जायसवाल। वेरी गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पर अब आपको नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि करियर चॉइस के लिए कुछ स्टेजेस आपको पार करनी है। फर्स्ट वाज गोल सेटिंग, सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपके सेकंड स्टेप तक आपको पहुंचाने के लिए और आपको और उसके बारे में जानकारी देने के लिए, आई वुड लाइक टू गिव माई दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू ट्रांसफर माई अपॉर्चुनिटी टू मिसेस नीतू बंसल मैम, who is a very excellent speaker and has an expertism to take sessions like this time management. Being a very punctual lady, I would not like to waste much time and call Mrs. Neetu Bansal ma'am for the further procedures. Thank you. Thank you, Arushi. Thank you so much for handing over the mic to me. And as you all have seen, goal settings, choice of career, these are two really, really important things if you want to decide to be successful, right? So just give me a second. I'll do a small setting and I will come back to you. Just give me a second. Yes. Yes. Respect for them, Mrs. Manju as well as Arushi, they have been able to lay down these very two important things so simply in front of you all. I hope कि आप लोग सब इससे कुछ ना कुछ जरूर सीख लेंगे और नेक्स्ट जब सोचेंगे कि मैं ये करता हूँ, उसको सोचने से पहले आप ये जरूर सोचेंगे whether you have made it into a smart goal or not.
right? So the ladder to success, the first step is deciding actually what career you want to go into. Second, breaking it down into different long-term, short-term, and medium-term goals and making each of them smart, which obviously increases your chance of achieving them. And now what I'm going to talk about is the third rung, which is really important, which is time management. So let me just take you through the time management part of this whole story, right? Now, when we talk of time management, what does it mean? It means managing your time in a way that it takes you a step closer to your goal every day, every moment. So let's take a small story. The story is of a friend of mine who, you know, as this situation is going on, the COVID situation, she thought ki chalo main thoda hand sanitizer bana. And in hand sanitizer, there is a mix of ethanol or alcohol, plus a mix of some aloe vera gel, some things to cut down on the smell of the ethanol, etc. So she purchased 86,400 liters of ethanol. And she then started and entered into her business venture. But then what she found out is that ethanol, when left unattended, actually evaporates. वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उड़ता जाता है. और उसने जो सोचा था कि मैं जितना इथेनॉल बनाऊंगी उतना इसलिए नहीं बने. इस दुख से कि इथेनॉल मेरा उड़ता जा रहा है, उसने कुछ करने की बजाय केवल दुखी होके बैठ गई कि ओ माय गॉड, I have not been able to achieve what I wanted. My ethanol is actually evaporating. So 86,400 is a very important number. It is the number of seconds that each day has. It is the number of seconds that everybody in this world has. हर दिन हर किसी के पास इतने ही सेकंड होते हैं. Be it Sachin Tendulkar, be it Bill Gates, be it a person who climbs a Mount Everest, or be it a great musician, be it me or be it you. हर किसी के पास इतना ही टाइम, और उस टाइम को आप कैसे, वो ही डिफरेंस करता है. This is, every second is like ethanol. If you allow it to get wasted and do nothing about it, then you will not be able to achieve the amount of hand sanitizer जो आपको बनाना है. You will not be able to achieve your goal. So हाँ, ये बताने वाली मैं कि ये जो 86,400 seconds है, उसके मैं आपको 3 techniques बताने वाली हूँ, how you can actually use it to move a step further towards achieving your goal, right? So the first technique, which is really, really simple, and I have great fun explaining it, is to घंटा है, उस घंटे में आप क्या करने वाले हैं, ये आप लिखते हैं. स्कूल आपके लिए करके देता है. यहाँ हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना खुद मैनेज करिए. Make a timetable, write down what you're going to do, because then what happens, and make it before a night early. मतलब आज आप बना लीजिए कि आपको कल क्या करना है. Why? जब कल आएगा तो आपको ये सोचने में टाइम नहीं लगेगा अब मैं क्या करूं. वो जो सोचने में इथेनॉल उड़ता है, जो सेकंड्स वेस्ट होते हैं, उसको आप बचा सकते हैं, right? So making a daily plan helps you understand कि what I need to do next. You give it some small thought कि इसको मैं कैसे बनाऊं. As a sample timetable है for a student, जो आप क्लास 11-12 के बच्चे हैं, for a student you will put down your subjects कि मंडे को 3 to 4 मैं फिजिक्स करूंगा, मंडे को 4 to 5 मैं केमिस्ट्री करूंगी. So this is a very simple technique of making a timetable, which is good. If you're doing that already, it's awesome. What I'm here to tell you is that making a timetable just with the subject name is not enough. So let's take an example. Supposing you decide that अरे मूवी देखने का बड़ा मन है, right? आपने सोचा कि मूवी देखने का मन है, मैथ्स पढ़ने का मन है, मूवी देखने का बड़ा मन है. तो the chances that you would probably be able to watch a movie, 10% chance है कि आप
बट अगर आप ये डिसाइड करें कि मैं जो हूँ दिल बेचारी देखने का बड़ा मन है एंड आई your chances of doing that particular thing which is watching a movie, आप वो मूवी 50% चांस हो जाता है कि आप देखने जाएंगे। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे दिल बेचारा देखनी है, फ्राइडे को देखनी है, इस हॉल में देखनी है, इतने लोगों के साथ देखनी है और आपने टिकट भी बुक कर ली, अमाउंट ऑफ डिटेल दैट आई एम रिकमेंडिंग कि आप अपने टाइम टेबल में ऐड करें। आप अपने टाइम टेबल में लिखें कि आप मंडे को 3 से 4 बजे मैथ्स करेंगे, मैथ्स का कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट में कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे। सोचिए अगर आपके पास ये ऑलरेडी लेट डाउन है, इट विल बी सो इजी फॉर यू। See the clock, it is 3, you just open your maths book, go to your number system chapter, start with exercise 1 and 2. There is no of time, and how you need to enter stuff in this timetable is the next technique that I'm going to tell you about. So the first technique, like I said, is very simple, just make a timetable. The second technique, which is really important, is prioritization. Decide what are the tasks which are really important, which are the ones which are going to take you in a very stable, secure and sure way. वो चीजें आपके लिए important हैं, वो आपके big rocks हैं. There are some other things जो लाइफ में important होती हैं, करनी होती हैं. For example, आपकी मम्मा ने कहा कि मुझे सब्जी लाके दो, सब्जी खत्म है, तो that is important, वो करना है. Or you have to take out your dog for a walk, that's also important, वो भी करना है. पर वो आपके गोल को directly impact नहीं करते हैं. Those are your small tasks, your urgent tasks, right? Then there is this distractions which we have आजकल की दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा है. For example, फेसबुक पे चेक करना भाई औरों के साथ क्या चल रहा है, या न्यूज देखना कि भाई कितने कोविड में क्या हो गया है, या चाइना हम पे क्या कर रहा है, और या ये देखना कि आपका फ्रेंड से बात करना है, चल यार आज कुछ बाहर खाने चलते हैं. These do not directly or indirectly impact or help you in the goal anywhere. कहीं भी help नहीं करते. This thing is sand, right? These are just sand. But all the three things in some proportion are required. In your student life, rocks in a bigger proportion, the pebbles in a smaller, and sand in even smaller proportion is required. Supposing I give you a jar, which is your life or the amount of time that you have, or 86,400 liters is jar, and you have to fill this jar. तो आप किस order में इसको fill करेंगे? Will you put rocks first and then pebbles and then sand? So would it be RPS or would it be SPR? Be very honest. Be very honest with yourself. आप क्या पहले करना चाहेंगे? Would you want to do your Facebook first and then look at the chapter जो आपको maybe पढ़ना था, सर ने बोला था, या आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी आ रही है टीवी में जिसका लास्ट सीन आपने देखा नहीं है और आपको बहुत कर रही है कि मुझे मूवी देखनी है. So decide, and can you try chat? Can you say RPS or can you say SPR? Okay. So I've got some responses. Let me just check. Okay, wonderful. All these responses are completely correct. Very famous example. You guys are already so aware of how things right answer already. So hats off to you all. Let me just show you a picture. The right order, like you said, is first put in your big rocks, then put in the small rocks, which are the pebbles, which are the urgent things, not directly important, and the last is the leisure. If you do that order, you will get a picture like the second jar. You will have time for almost everything. पहले important task डालेंगे आप time table में, फिर बाकी सब चीज डालेंगे. अगर आपने other way round किया, तो आप
पहले look at your important tasks, the big rocks, they will overflow. They will go beyond your 86,400 liters of ethanol, right? So let us all prioritize, keep in mind, कोई भी चीज टाइम टेबल में डाल रहे हैं उसको सोच समझ के डालें. See if they are directly impacted. Sand should be in a lesser proportion. This is correct, completely correct. जितना कम सैंड डालेंगे उतना ज्यादा बड़े रॉक्स आप भर पाएंगे. तो एटलीस्ट इन द स्टूडेंट लाइफ सैंड को आप जितना कम कर सकें, उसको आप निगेट नहीं कर सकते. टाइम, योर माइंड नीड्स रिलैक्सेशन टू. कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते, बट यस आई वुड रेकमेंड, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन, कि आप सैंड को जितना कम रखें उतना अच्छा, राइट. दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू लुक एट योर गोल्स. सो आपने कहा कि भाई हो गया, आपने टाइम टेबल बता दिया, प्रायोरिटाइजेशन बता दिया. आप तो किसी तीसरे टेक्निक की बात कर रहे थे. व्हाट इज दैट थर्ड टेक्निक? So you have done your timetable, you have done your prioritization, you have done a big chart. आपने सुंदर सा उसमें अपना टाइम टेबल बना दिया, लेकिन आपने उसको फॉलो ही नहीं किया. बन गया, एक दिन बनाया, 2 दिन बनाया, तीसरे दिन कोशिश किया और चौथे दिन फिर आपने कहा अब नहीं हो रहा. So what is required is continuity, and that continuity will come from commitment. You have to do what you have written in your timetable. मन मार के भी आपको कभी कभी करना पड़ सकता है, लेकिन उसको आपको करना पड़ेगा. If you do not give that commitment to your timetable, then it is all a waste. मतलब ठीक है आपने लिख लिया टाइम टेबल, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं. It is not taking you closer to your goal. It is not going to give you a step ahead in your career. So that commitment is really important. जो लिखा है वो मैं करूँ, right? अगर मन भी मारना पड़े, आपके टाइम टेबल में लिखा हुआ है, फिर आपके पास फोन आ जाता है आपके फ्रेंड का, चलिए यार घूमने चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है. आपको उस समय डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है. डू यू वांट टू कंटिन्यू विद व्हाट यू हैव रिटन इन योर टाइम टेबल, और डू यू वांट टू गिव इट क्या कहते हैं प्रलोभन कि यू वांट टू गो विद योर फ्रेंड. सो यू हैव टू बी वेरी कमिटेड टू योर टाइम टेबल. ओनली देन इट इज गोइंग टू रियली हेल्प, राइट. सो आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ गिव यू अ कोट from a very famous superstar, which is एक बार जो मैंने commitment कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. This is exactly what you need to do when you actually look at your timetable. कि लिख दिया तो अब मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा. और सलमान खान को खुश रखिए, इस commitment पे डटे रहिए, and ensure that you can manage your time. So this is pretty much it from my side about time management. I hope you guys will write these 3 things down, which is making a daily plan, ensuring that you prioritize your tasks, right? And then ensuring that you're committed towards those tasks, right? So next, after this, I would like to, how to deal with peer pressure. Avanya will talk about it maybe after the meeting. I'll definitely like to talk about it later. I'll just go ahead with the session right now. So what we, the person who's going to come next is Mr. Karmendra Tyagi. वो generally आप 11th 12th के बच्चों के साथ ही रहते हैं, उनसे खूब बातें करते हैं, उनको अच्छे से समझते भी हैं, and he's really fun. I am sure you're going to enjoy his session, which is on stress management, and he'll probably leave you completely de-stressed after this. So I would like to now invite Mr. Karmendra Tyagi to take over. हेलो एवरीबॉडी. बच्चे देख रहे होंगे सब, हम लोग एक ही जगह से सेशन कर रहे हैं. थैंक यू नीतू मैम, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया. आज के सेशन में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में अभी बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे का जो हमने कवर किया उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ. हमने करियर के बारे में सीखा, जो कि अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमको लेना ही है. उसके बाद आरुषि ने आपको गोल सेटिंग के बारे में भी बताया. एक बार गोल आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि मुझको ये करना है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स और लेने पड़ेंगे. जैसे कि आपको डेली बेसिस पे थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे उसको अचीव करने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा. तो अपना डेली प्लानिंग करेंगे तो वो टाइम मैनेजमेंट के कैटेगरी में आ जाता है. लेकिन जब आप इतना सब गोल सेटिंग करते हैं, रोज टाइम टेबल बनाते हैं, तो कभी ना कभी टाइम टेबल कुछ दिन तो फॉलो होता है, फिर होना बंद हो जाता है.
कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने बनाया तो 15 आवर्स का था, लेकिन 10 आवर्स के बाद ही मेरा मन ही खत्म हो गया, या मेरी हवा निकल गई, मुझे नहीं हो रहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि कैसे इतना बर्डन हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये सारी बातें एक प्रेशर को जन्म देती हैं। जब हम बहुत सारा ओवरबर्डन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे दिमाग में स्ट्रेस आने लगता है। इसी स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम लोग कुछ टेक्निक सीखेंगे कि किस तरीके से अपने आप को संभाला जाए। देखिए यहाँ पे सामने मैंने जो पिक्चर लगाया उसमें 3 मंकीज हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक डाल पे 3 मंकीज बैठे हैं और एक ने डिसाइड किया कि वो जंप कर जाए, तो ट्री में कितने मंकीज बचेंगे? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 0। आप लोग आंसर कर सकते हैं। हाँ, अगर एक पेड़ पे 3 मंकीज हैं और एक ने डिसाइड किया कि जंप कर जाते हैं, तो 3 ही बचेंगे, क्योंकि मंकी ने केवल डिसाइड किया कि एक ने केवल डिसाइड किया, जंप नहीं किया। बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा, और बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड जो है वो है टेक एक्शन। हम लोग तब तक कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, हमको सारा प्लान तो पता है, लेकिन अगर हमने उस पर एक्शन नहीं लिया तो हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए हम लोग अभी आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, उसको हम लोग 2 तरह के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है गुड स्ट्रेस, एक है बैड स्ट्रेस। वो स्ट्रेस है जिसमें आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है, घबराहट तो होती है, कोई एग्जाम आने वाला है, आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम आता है वैसे ही हम ज्यादा पढ़ने लगते हैं, और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं या छुट्टियां हो जाती हैं तो अचानक रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो पढ़ने की स्पीड है वो कम हो जाती है और नंबर ऑफ आवर्स भी अपने आप डिक्रीज हो जाते हैं। तो जो एग्जाम का प्रेशर है ये कुछ बच्चों को तो मोटिवेट करता है, और जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाए, या कई बार एग्जाम के रिजल्ट को लेके बच्चे इतने चिंतित रहते हैं कि उनको एग्जाम में डर लगने लगता है। आप कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे आता था ये फॉर्मूला, लेकिन लास्ट के 10 मिनट्स में मैं इतना घबरा गया कि फॉर्मूला ही भूल गया। तो ये बैड स्ट्रेस है। ऐसे में हमको 2 तरह के स्ट्रेस तो पता चल गए, लेकिन क्या हम बैड स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा। हमको ना उस पे अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है, मतलब कि प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रॉब्लम्स हमको थोड़ा मोटिवेट करेंगी और उस प्रॉब्लम्स के साइड में कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ, उसको हम लोग ध्यान देंगे। कैसे? ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर है जिसका नाम है रिकी पॉन्टिंग, वो कैप्टन रहा है और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया टीम था। बहुत सारे रन उसने बनाए, उसकी बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग थी। जब उससे पूछा किसी ने कि आप इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर पाते हैं, तो उसने बोला कि देखिए, जब भी मैं क्रीज पे जाता हूं तो नॉर्मल जब भी बैट आता है तो अपने चारों तरफ ग्राउंड में जितने भी फील्डर्स प्लेस्ड हैं उनको जरूर देखता है कि कहाँ कहाँ कौन फील्डर है, मिड ऑफ पे, मिड ऑन पे या स्क्वायर लेग पे, कहाँ कहाँ फील्डर्स खड़े हैं। जब मैं फील्ड पे जाता हूं और जब मैं क्रीज पे बैटिंग करने जाता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि फील्डर्स कहाँ पे, मैं केवल ये देखता हूं कि 2 फील्डर्स के बीच में गैप कहाँ कहाँ। तो अगर आप 2 फील्डर्स यानी कि आपके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बीच में अपॉर्चुनिटी देखने लगो, तो फिर उस अपॉर्चुनिटी में आपको ड्राइव करने की आदत पड़ जाएगी। तो केवल वो बॉल वहीं रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसका फोकस वहीं पे है जहां पे जगह है। तो अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा सोचो कि हर प्रॉब्लम के साथ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तो हमको घबराना नहीं है, हमको ध्यान देना है कि कहाँ पे मौका बन रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि हम लोग जैसे स्ट्रेस की जब बात करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत स्ट्रेस हो गया, तो मैं उनसे पूछता हूँ स्ट्रेस होता कहाँ है? क्या स्ट्रेस उंगलियों में होता है क्योंकि हम लिखते हैं, या हमारे पैरों में होने लगता है, या हमारा पीठ पे होने लगता है? ये सब जगह तो कभी कभी स्ट्रेस होता ही है, लेकिन मेनली स्ट्रेस दिमाग में होता है। दिमाग में होता है स्ट्रेस, राइट आंसर। और दिमाग का स्ट्रेस हम लोग दूर कर सकते हैं, हमको केवल अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना। मैं कैसे बेवकूफ बनाना बताता हूँ एक एग्जाम्पल से।
हमारे इंडिया क्रिकेट टीम में एक क्रिकेटर यानी बैट्समैन हुआ करते थे, उनका नाम था सुनील गावस्कर। आपको पता होगा ये इतने महान क्रिकेटर थे, मतलब तेंदुलकर के पहले सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड इन्हीं के। तो सुनील गावस्कर जब एक सेंचुरी बनाते थे यानी कि 100वां रन लेते थे, तो वो रुकते नहीं थे क्रीज पे, यानी कि 100 रन के लिए भागे तो एंड पे जाके रुकते नहीं है, वो आगे तक यानी कि पवेलियन तक ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं, यानी ग्राउंड के किनारे तक। और उसके बाद लौट के आने पर वो अपने ग्लव्स खोल देते हैं, वो अब जब क्रीज पे वापस आते हैं तो फिर से स्टैंस लेते हैं, फिर से अंपायर से गार्ड लेते हैं, यानी कि बिल्कुल वही सारे एक्शन करते हैं जो नया बैट्समैन आके करता है। अब आप सोचिए, जो बैट्समैन 100 रन ऑलरेडी बना चुका है, वो सारे ऐसे एक्शन कर रहा है जैसे वो फर्स्ट टाइम बैटिंग करने आया। किसी ने एक बार पूछा कि आप लगता है सुपरस्टिशियस है, हर 100 के बाद ये सब करते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि जब मैं वापस अपनी क्रीज पे आता हूं यानी कि पिच पे आता हूं, तो अपने आप को रिपीटेडली बोलते जाता हूं कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट बॉल है जो मैं फेस करूंगा, अभी मेरा स्कोर 0 रन है। अगर हमने अपने आप को बार बार ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अभी तक हम थके ही नहीं हैं, अभी हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम पढ़ने बैठेंगे, तो आप जब 2-3 घंटे पढ़ के बहुत थकावट से उठते हो तो 2-4 मिनट का अपना ब्रेक लीजिए और अपने आप को रिपीटेडली करते जाइए कि आज बहुत पढ़ना है भाई, अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। तो ऐसे में आपका दिमाग थोड़ी देर में ही रिलैक्स हो जाएगा और आपको खुद को ही विश्वास हो जाएगा कि अभी तो पढ़ने बैठ रहे, अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं हुआ। मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है कि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद वो ऐसा शहीद भगत सिंह जैसे मोड में चले जाते हैं। अगर पेरेंट्स उनको कह दे कि भाई जरा सा पानी पिला दो, तो नाराज हो जाते हैं कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, आप मुझसे काम करवा रहे हो। बिल्कुल नहीं, आपको अपने आप को ये बोलना है कि अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो पढ़ने बैठेंगे। आप रिपीटेडली बोलिए, आपका स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। जो पढ़ते पढ़ते थकावट हुई वो कम हो जाएगी। फिजिकल स्ट्रेस कम करने का तरीका ऐसे गावस्कर से सीख सकते हैं। दूसरा एक मोड होता है मिस्टेक्स करने का डर, यानी स्ट्रेस फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स। कई बच्चों को अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले या नया चैप्टर सीखने को मिले या नया सब्जेक्ट सीखने को मिले तो वो डरते हैं। आपके स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि टीचर आके पूछती है भाई डिबेट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो आप में से कुछ बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं। तो नया चीज सीख सकते थे नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत बोला या मैंने कुछ अच्छे से नहीं किया तो बाकी सब हंसेंगे, बाकी सब मेरा मजाक बनाएंगे। तो इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, लोग नया चीजें ट्राई करने में डरते हैं। ये भी एक तरह का एंजाइटी है, ये भी एक तरह का स्ट्रेस है जो हमको हटाना है। और एक एग्जाम्पल याद रखना है थॉमस एडिसन का कि हजारों हजार बार जब अटेम्प्ट करने पर भी बल्ब नहीं बन रहा था, किसी ने पूछा आपको ये नहीं लगता कि आप बहुत बड़े फेल्योर हैं? उसने कहा जब मैं फेल होता हूं तब मैं एक स्टेप क्लोजर पहुंच जाता हूं अपने फाइनल गोल के, यानी कि सक्सेसफुल होने के। तो जब ये बंदा मरा उसके 1000 से ऊपर पेटेंट्स थे और बहुत बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहा है। तो हमको क्या सोचना है, मिस्टेक से घबराना नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, ये एक्चुअली सच्ची घटना है। मेरा एक स्टूडेंट एक जेई का यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद आया और बोला सर मेरे को 30 क्वेश्चंस का टेस्ट मैंने दिया, 10 सही हुए 20 गलत हो गए। तो सर मैं तो मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कोई तैयारी नहीं हो रही है, मेरा तो बेकार है, मैं तो डफर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने उसको ये पूछा भाई 20 जो गलत हो गए वो आपने देखे क्वेश्चंस? क्या सर देखे। तो 20 क्वेश्चंस जो गलत हुए, क्या उन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स आपको पता चली? उस बोला हाँ जी मैंने ही मिस्टेक की, तो मुझे तो पता ही है मैंने की। मैंने कहा बताओ। तो उसने बोला कि 2 क्वेश्चन में तो मैं फॉर्मूला ही भूल गया था, एक क्वेश्चन को मैंने गलत समझ लिया था, 3-4 सवाल तो बाउंसर हो गए, 4-5 क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से आगे जो मैंने रिवाइज नहीं करके आया। मतलब इनफैक्ट उसने सारे 20 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना दी कि किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई। अब मैंने ये बोला कि अब ये बताओ कि ये मिस्टेक्स दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? उसने बोला बहुत आसान है सर, मुझे तो मिस्टेक्स भी पता है और क्यों मिस्टेक्स हो गई है ये भी पता है, तो मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। मैंने कहा केवल उस पर ध्यान, अगर मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो गई उतने ही करो आप। तो नेक्स्ट टेस्ट में आया बड़ा खुश। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर अब की मेरे को 10 रॉन्ग हुए लेकिन 20 सही हो गए। तो वो इस बात पे खुश नहीं था कि उससे 20 सही हो गए, वो इस बात पे खुश था
कि उससे 10 रॉन्ग हो गए। मैंने पूछा भाई गलत करने में क्यों खुश हो? कि सर 10 मिस्टेक्स भी तो पता चल गई। अभी जो मिस्टेक्स मैं करूंगा तो फाइनल एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करूंगा, इसका कमिटमेंट मैं आपको दे। तो मैं आपसे कह रहा हूं अभी कम मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन मिस्टेक से नहीं सीख रहे, तो आप उतना गेन नहीं करेंगे जितना ज्यादा मिस्टेक करने वाले अगर मिस्टेक से नोटिस करके उसको कमिट दोबारा नहीं करें। तो आपको ये नहीं घबराना कि सर ऐसा कोई मेथड बताइए, ऐसा कोई चीज बताइए जिससे गलती ही ना हो। आपको ये सोचना है कि जो भी गलतियां हैं वो दोबारा नहीं रिपीट नहीं करें। तो आप मिस्टेक से मत घबराइए, होती है होने दीजिए, ये लर्निंग है सब और कुछ नहीं। एक एग्जाम के बाद दोबारा एग्जाम आता है, कोई भी चीज फाइनल नहीं होती, कोई फेलियर फाइनल नहीं होता, कोई सक्सेस फाइनल नहीं होती। हर स्टेप के बाद एक आगे गोल आएगा, हर सक्सेस के बाद एक और सक्सेस आएगी और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि आपको ये चिंता नहीं करनी कि आप क्या अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या गोल तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। आपको केवल ये चिंता करनी है कि मैं मेरी जो एबिलिटी है हम उसको पूरा फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। मुझे अगर 80 मार्क्स का पेपर आता है तो क्या मैं 80 मार्क्स का पेपर कर रहा हूं कि नहीं। तुम्हें आता 80 मार्क्स का है, करते 60 मार्क्स का हो, आते 40 मार्क्स हैं, ये रॉन्ग है। अगर 80 का आता है तो 80 नंबर जो तुम्हारे कैपेबिलिटी में है उसका 100% रिजल्ट के लिए बस तुम्हें लड़ना। तो फिर यहां पे जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं उसमें समझ लीजिए एक मैराथन रन हो रही है और आप इंडिया से पहली बार सेलेक्ट हुए हैं या इंडिया पहली बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां से भिलाई की जनता ने आपको बिल्कुल कंधे पे बिठा के फ्लाइट में बैठा के भेजा है कि जाओ ओलंपिक में गोल्ड जीत के आना। आपको तो अगले दिन का न्यूज़पेपर का हेडिंग भी दिख रहा है कि इंडिया विंस फर्स्ट वर्ल्ड कप गोल्ड इन 100 मीटर, ओलंपिक गोल्ड इन 100 मीटर रन। आप बिल्कुल सोच के गए कि 100 मीटर में भागूंगा और गोल्ड मेडल जीतूंगा। आप भागना भी स्टार्ट करते हैं जब फाइनल रन होता है। भागते 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 जब आप 20 मीटर तक पहुंचे तो आपने देखा बगल से एक जमैकन आगे निकल गया। अब वो आगे निकल गया तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया गोल्ड तो गया भाई, ये तो बहुत तेज भाग रहा है। तो क्या आप उस समय आपका मन किया भाई गोल्ड ही तो जीतने आए। भिलाई वालों ने तो सबने बोला था कि गोल्ड, दुर्ग भिलाई ने सबने बोला, जगदलपुर ने बोला कि भाई गोल्ड जीत के आना भाई, बिना उसके काम नहीं बनेगा। तो तुमने कहा यार ये तो गोल्ड तो गया, तो क्या रुक जाना चाहिए? नहीं, आपने सोचा गोल्ड गया तो गया, सिल्वर तो बचा है। तो आपने पूरी ताकत अपनी लगा दी सिल्वर जीतने के और हेडिंग भी बदल गई, आपके न्यूज़पेपर हेडिंग अगले दिन की बदल गई है आपके दिमाग में। क्या? इंडिया विंस फर्स्ट सिल्वर इन 100 मीटर रन। लेकिन तब आप भागना स्टार्ट कर रहे हैं तो बगल से देखा एक और बंदा अमेरिकन आपसे आगे निकल गया। आपने बोला ये क्या? तब तक फिर आपने पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ जैसी मुसीबत आती है तो हम लोग तुरंत हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जिताओ मुझे जिताओ। आप पूरी ताकत से भाग रहे हैं, अमेरिकन आगे निकल गया, अब सिल्वर भी गया। अब रुक जाना चाहिए क्या? आप कहते नहीं, मुझे तो फाइट मारनी, एक मेडल बचा है अभी और ब्रॉन्ज मेडल बचा है। आप फिर पूरी ताकत से पूरी एनर्जी लगाते हो, कहते हो भाग, आज अपने पूरे इंडिया की इज्जत का सवाल है, चाहे ब्रॉन्ज मिले लेकिन खींच के रहूंगा। और भागना स्टार्ट करते हो तब तक देखते हो बगल से एक केनियन और आगे निकल गया। अब तो आपका पूरा दिल टूट गया है। आप थोड़ा साइड में देखते हो तो कई आपके साथी जो खिलाड़ी भाग रहे थे आपके साथ साथ दूसरे कंट्रीज के, मे बी एक पाकिस्तान का भी था, वो तो ऑलमोस्ट रुक भी गया है क्योंकि उसको पता है गोल्ड गया, सिल्वर गया, ब्रॉन्ज गया, क्या भागना। लेकिन आप ये सेमिनार अटेंड करके गए हो, इसमें आपको ट्रेनर्स ने सिखा दिया है कि हमको जोर से भागना है भाई, रुकना नहीं। ट्रेनर ने सिखाया था कि आपको चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, आपको अपना पूरा एफर्ट देना। तो आप कहते हो यार जो नंबर आए चिंता नहीं है, पूरा भागे, पूरे ताकत से भागना स्टार्ट करते हो और आप 4th नंबर पे आ जाते। आप तो बड़े दुखी हो कि 4th नंबर चलो, लेकिन हमने अपना पूरा एफर्ट मारा। आप इतना तो करो, भगवान आगे आपको अपने आप फल देगा। सोचिए ऐसा अनाउंसमेंट उस समय हो जाए कि फॉल्स स्टार्ट की वजह से जो जमैकन था उसका गोल्ड मेडल कैंसिल कर दिया जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो गोल्ड, सिल्वर वाले को गोल्ड मिलेगा, ब्रॉन्ज वाले को सिल्वर मिलेगा और ब्रॉन्ज मेडल उस बंदे को मिलेगा जो आप हैं, जो 4th नंबर पे आए। लेकिन बाकी लोग जो रुक गए थे उनसे भी पूछना आप कि भाई
अगर मैं नहीं भागता, मैं भी तुम्हारी तरह रुक जाता, तो ये जो थोड़ा सा लक का फैक्टर है, इसका भी साथ मुझे नहीं मिलता। तो आप इंडिया के लिए जीत सकते हैं, आप अपने लिए बड़े बड़े गोल्स जीत सकते हैं, बट अभी चिंता फाइनल रिजल्ट की नहीं करनी है, अभी चिंता केवल एफर्ट की करनी है कि हम जो कर सकते हैं हम कर रहे क्या। हमारे दिन भर में अगर 10 घंटे हम पढ़ सकते हैं तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं क्या। हाँ, और बाकी ये है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां तो सिखाया भी यही जाता है, गीता में भी हमने सीखा कि अपने कर्मों पे ध्यान दो भाई, फल की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग का ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट है उसको मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। और हाँ, तो मैंने जो पॉइंट्स आपके सामने रखे वो 3 पॉइंट्स थे। एक, आप अपने फिजिकल स्ट्रेस को हटाने के लिए अपने आप को बार बार ट्रिक कीजिए, ट्रिक योर माइंड, अपने बार बार सिखाइए अपने आप को कि हमने अभी बहुत कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो एनर्जी मिलेगी। दूसरा, आप मिस्टेक्स करने से नहीं घबराइए, कंपैरिजन से भी नहीं घबराइए, स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये होगा, जब मिस्टेक होंगे तो दुख होगा, होने दो। हम उसको इस तरीके से सोचें कि हम लोग कुछ सीख गए, आज मिस्टेक हुआ कुछ सीख गए। तीसरा है कि अपना बेस्ट एफर्ट डालना है, रिजल्ट की चिंता में रोना नहीं है कि लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, लग रहा है मेरा 75 मार्क्स आएगा, लग रहा है मेरा 100 नहीं आएगा, उसकी चिंता है। आपके बस में जो है वो करो। आप पेरेंट्स से भी अपने पूछेगा, वो यही बोलेंगे कि बाकी सब चिंता छोड़ो, तुम अपना बेस्ट करो, जो तुम्हारे बस में है वो तो पूरा करो। तुम अगर अपना ही बेस्ट कर जाओगे, तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान वैसे ही बन जाओगे भाई। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा सेशन था उसको यहां तक ही हम लोग लेके आएंगे। अच्छा, और अब इस सेशन का फाइनल स्टेज में मैं स्कूल की प्रिंसिपल मैम और स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीचर्स में, उन सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलूंगा। दूसरा, एक बढ़िया न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो सेशंस हो रहे हैं, ये एक इंडिया यानी कि एक रिकॉर्ड के लिए भी हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशंस हम लोग कंडक्ट करेंगे दुर्ग भिलाई में, तो ये भी एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी है, उसके भी आप यहाँ पे भागीदार बने हैं। और जितने भी टीचर्स हमारे साथी इस सेशन में जुड़े हैं, उन सबको मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलूंगा। स्पेशली स्कूल को, डीपीएस जगदलपुर को, और अपने भाई पीयूष देश लहरा, जेसी पीयूष देश लहरा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने अपनी टीम के साथ आ पाऊँ। और अपने मेंटर अनिल भैया और अपने सारे टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा, और उनको भी बोलूंगा कि हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हम लोग ने जो ज्ञान आज डिस्ट्रीब्यूट किया है, बच्चों को डिलीवर किया है, तो हमारी आरुषि भी आज टीचर के रोल में है, तो उसको भी हैप्पी टीचर्स डे। और मैं होप करूंगा कि आपने जो आज सीखा उसको आपने जरूर नोट किया होगा। वैसे ये इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपके स्कूल में भी अवेलेबल करा दूंगा, तो आपने ये प्रोग्राम से जो भी सीख मिली उसको नोट करके आप जरूर फॉलो कीजिएगा। विद इन अ मंथ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, स्पेशली इन केस ऑफ गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट होते हैं तो आप हमेशा अपने प्रिंसिपल मैम्स के थ्रू और अपने टीचर्स के थ्रू उसको दूर कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अनिल भैया आप हैं क्या इस मीटिंग में? स्कूल की तरफ से रेखा मैम है क्या? अनिल भैया कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो अभी मंच है। आप लोगों ने बहुत अच्छा सेशन लिया और सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से, अब मैं समझता हूँ कि बच्चे लोग भी जो है बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे।
और जो जितना भी सेटिंग है और स्पेस मैनेजमेंट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा जो है इनके लिए स्टडी सहज हो जाएगी, और गोल के भी ये गोल की ओर जो इन्होंने जो भी इनके डिजाइन हैं उनकी ओर ये कदम इनके जो है पहले से कदम बढ़ने लगेंगे और पहले से दूरियां कम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। ठीक है गाइज, अभी आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब ये मीटिंग मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।